रिलीजन वर्सेस साइंस, धर्म बड़ा है या फिर विज्ञान? ये क्वेश्चन सदियों से चला आ रहा है, आज भी काफ़ी सारे लोग इस क्वेश्चन में लगे रहते हैं। एक धड़े के जो बिलीवर्स हैं, है ना, इनमें से दोनों धड़ों के अलग अलग बिलीवर्स हैं। एक धड़े का मानना है कि भाई रिलीजन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा है, साइंस जहाँ पर ख़त्म हो जाता है वहाँ से रिलीजन यानी कि धर्म शुरू होता है। और दूसरा कहता है कि भाई साइंस यूजुअली नेचुरल लॉज के ऊपर बेस्ड है, वो तर्क की बात करता है, लॉजिक की बात करता है, वो हवाई बातों को नहीं करने की कोशिश कर रहा होता है। तो दोनों के अपने अपने आर्गुमेंट से दोनों के अपने अपने जजमेंट होते हैं। कई जो समझदार लोग हैं वो इस चीज़ को भी डिस्टिंग्विश करते हैं कि बेसिकली रिलीजन और धर्म ये तो दो आपस में अलग अलग कंसेप्ट है। रिलीजन इज मोर क्लोजली एसोसिएटेड एंड अकिन टू व्हाट वी कॉल एज बिलीफ सिस्टम, फेथ ऑफ द इंडिविजुअल और द सोसाइटी मेंबर्स, वेरस धर्म जब आप बात करते हो तो एक मोरल फिलोसफिकल ऑर्डर के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है। विज्ञान यानी कि साइंस तो विज्ञान है ना। अब इसको जब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं एंथ्रोपोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के अंदर में, जिसको मदर ऑफ ऑल द डिसिप्लिन्स कहा जाता है। मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिन क्यों कहा जाता है? बिकॉज इकलौता एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंसान को टोटैलिटी में पढ़ता है। टोटैलिटी में पढ़ने का मतलब क्या है? हर एक सब्जेक्ट इंसान के बारे में एक दो चीज़ों को पढ़ रहा होता है ना। हिस्ट्री इंसान के पास्ट को पढ़ती है, पॉलिटी इंसान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को, सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म को, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, इन सारी चीज़ों को पढ़ने की समझने की कोशिश करती है। सोशियोलॉजी सोसाइटी को पढ़ेगी, ऑलराइट। मेडिकल साइंसेस इंसान की बीमारियां, उसके जो उपचार हैं उसको पढ़ेगी। एंथ्रोपोलॉजी इंसान के टूरिज्म को भी पढ़ती है, स्पोर्ट्स को भी पढ़ती है, इंसान क्राइम करता है तो उसको भी पढ़ती है। डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, इवोल्यूशन है, डेमोग्राफी है, इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट है उससे जुड़ा हुआ, ये सारी चीज़ों को पढ़ती है ना। इंसान को टोटैलिटी में पढ़ने का काम करती है। तो वहां पर वो कोशिश करती है कि हम रिलीजन को भी जानने और समझने की कोशिश करें। सो व्हेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ट्राई टू सी रिलीजन, सो दे डिफाइन इट कि रिलीजन जो है ये एक शब्द से ओरिजिनेट हुआ है। जो शब्द क्या है? रेलीगेयर। रेलीगेयर का मतलब क्या है? रेलीगेयर बेसिकली स्टैंड्स फॉर समथिंग दैट इज बाइंडिंग इन नेचर। बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे फेविकोल है ना, एक ग्लू है, क्या करता है? चीज़ों को जोड़ता है, बाइंड करता है, इट बाइंड टुगेदर, एडहेसिव है। उसी तरीके से रिलीजन को यहाँ पर जो रेलीगेयर शब्द है बाइंडिंग के साथ जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि रिलीजन का फंक्शन बताते हैं जो फंक्शनलिस्ट हैं कि रिलीजन भी समाज को और लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ऑल्दो इसका एक कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू भी है कि रिलीजन लोगों को सिर्फ जोड़ने का नहीं, तोड़ने का भी काम करता है। अगर याद रहा तो आगे इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ऑलराइट। चलिए, सो रिलीजन को जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट देखते हैं तो वो इसको बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। एक धड़ा जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, जिसको हम कहते हैं इवोल्यूशनिस्ट, इवोल्यूशनिस्ट का मानना है जैसे साइंस में फिजिकल एस्पेक्ट को हम पढ़ते हैं, कैसे इंसान फिजिकली इवॉल्व हो रहा है, 4 पैरों से 2 पैरों पे आया, है ना, फिजिकल इवोल्यूशन हो रहा है, ब्रेन की साइज में इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये फिजिकल इवोल्यूशन है। पर इसी के समांतर एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि सोसाइटी और कल्चर भी इवॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैरिज में पहले कोई रूल्स नहीं होते थे, प्रोमिस्क्यूटी की स्टेजेस होती थी, एक समय ऐसा था आदिकाल में, एवरीबडी वॉज फ्री टू मैरी और हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप विद एनीबडी रैंडमली। इससे क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट आया, समाज में कॉन्फ्लिक्ट आया। फिर लोग ने सोचा कि इतना ज़्यादा ये अनरेगुलेटेड जो मैरिटल प्रैक्टिस है वो बिल्कुल बेकार हो सकता है, सोसाइटी के लिए बुरा हो सकता है ना, अहित कर सकता है। इसलिए क्या करना होगा? कुछ रूल्स और रेगुलेशन को लाना होगा। कौन किसे शादी कर सकता है, कब शादी कर सकता है, कितनी शादी कर सकता है, ये रूल्स लाए गए। सिमिलरली रिलीजन के बारे में भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट बहुत तरीके से देखते हैं। एक धड़ा जो है वो कहता है कि रिलीजन क्या है? एक बिलीफ सिस्टम है, और ये बिलीफ सिस्टम हमेशा से नहीं एग्जिस्ट करता था। जो आज आप रिलीजन देख रहे हो, कई सारे जो दुनिया भर में मोस्ट प्रोमिनेंट रिलीजन है, अगर हम क्रमशः बात करें तो क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम आपको देखने को मिलता है, ऑलराइट, हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है, और भी कई सारे रिलीजन आपको देखने को मिल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एथिज्म अपने आप में अगर उसको एक बिलीफ की तरह हम एसोसिएट करें, वो उसका भी नंबर बढ़ रहा है। और कुछ लोग का मानना है, कुछ जो रिसर्चर्स हैं वो दिखा रही हैं कि 2060 से 75-70 के बीच में ये जो लेटर पार्ट होगा ऑफ द सेंचुरी, यहाँ पर जो एथिस्ट की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, एंड डोमिनेंटली इट कैन बिकम द थर्ड मोस्ट या थर्ड बिगेस्ट रिलीजन, और थर्ड रिलीजन नहीं, थर्ड बिगेस्ट बिलीफ ऑन द प्लैनेट, ये भी कहा जाता है। तो इवोल्यूशनिस्ट जो है वो कहते हैं कि रिलीजन क्या है? एक बिलीफ सिस्टम के साथ उसको जोड़ के देख सकते हो। और ये बिलीफ सिस्टम हमेशा से नहीं था। इसके पहले क्या हुआ करता था? पहले एक स्टेज थी जहां पर इंसान मैजिक के ऊपर बिलीव करता था, जादू के ऊपर, जादुई शक्तियों के ऊपर। ये बातें कह कौन रहा है? वैसे तो अगर आप जनरल ऑडियंस हो, एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हो, तो आपके लिए इतना ज़्यादा वो ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी अगर आपकी जिज्ञासा आप जानना चाहते हो तो ये कहने वाले हैं जेम्स फ्रेजर साहब, एक
क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट है, इन्होंने एक किताब को पब्लिश किया हुआ था ईयर 1890 में। असल में ये पहली वॉल्यूम, पहली सीरीज थी इस किताब की। बाद में अगले 25 साल तक टिल 1950 और भी इसके संस्करण आते गए। किताब का जो नाम था वो था गोल्डन बाउ। इस किताब के अंदर एक इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में बिलीफ सिस्टम के बारे में बताते हैं जेम्स फ्रेजर साहब, सर जेम्स फ्रेजर, और वो कहते हैं कि मैजिक जो था इट इवॉल्व्ड टू लेटर अ स्टेज कॉल्ड एज रिलीजन एंड रिलीजन इन टर्न इवॉल्व टू अ स्टेज कॉल्ड एज साइंस। ये एक इवोल्यूशनरी सीक्वेंस दिया। ये एक, जैसे आप साइंस में पढ़ते हो ना, किस तरीके से आप चीजों को पढ़ते हो, कि भैया पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस का ग्रुप था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का ग्रुप था, वहां से फिर होमो आया, उसमें होमो हेबिलिस आ रहा है, होमो इरेक्टस आ रहा है, हाइडेलबर्गेंसिस आ रहा है, नालेडी आ रहा है, बहुत सारे मेंबर्स आ रहे हैं, निएंडरथालेंसिस आ रहा है, और फिर आपका लास्ट में क्या है, अर्ली होमो के मेंबर्स हैं, फिर एएचएस आ रहे हैं, एएमएचएस आ रहे हैं, एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियंस, और फिर प्रेजेंट डे ह्यूमंस आपको आते हुए, जिसको आप होमोसेपियंस सेपियंस भी कहते हो, ये आपको पृथ्वी पर आते हुए देखने को मिलता है। तो ये क्या है, फिजिकल इवोल्यूशन को दर्शा। वैसे ही यहां पर क्या हुआ, एक सोशल कल्चरल इवोल्यूशनरी पैराडाइम को बताने की कोशिश की गई कि रिलीजन किस प्रकार से। तो पहले रिलीजन था ही नहीं, इंसान का जो बिलीफ था वो किस चीज में था, मैजिक के ऊपर था। मैजिक भी क्या है, एक बिलीफ है, रिलीजन भी क्या है, एक बिलीफ है इनके हिसाब से, और साइंस भी इनके हिसाब से क्या है, एक बिलीफ सिस्टम है। हर जगह पर तर्क है। कुछ तर्क को, फॉर एग्जांपल साइंस में जो रेशनल है, जो लॉजिक है, उसको आप टेस्ट कर सकते हो हाइपोथेसिस की मदद से, थ्योरीज के फॉर्म में, लॉज, जनरल लॉज को आप डिराइव कर सकते हो। तो यहां पर टेस्टिंग हो सकती है। कोई चीज अगर कही जा रही है तो वो कितनी सत्य है, कितनी नहीं सत्य है, उसकी जो आप कहते हो ना कि उसका जो प्रामाणिकता है उसको जांचा जा सकता है। इट इज टेस्टेबल, वेयर एज रिलीजन और मैजिक के अंदर में इट इज ऑफन नॉट सो टेस्टेबल। सो मैजिक के स्टेज पे इंसान क्या करने की कोशिश कर रहा था, बिलीव तो था कि कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट है, सुपर नेचुरल पावर है। तो मैजिक और रिलीजन दोनों एक सुपर नेचर के अंदर में बिलीव करते हैं, सुपर नेचर के अंदर में बिलीव करते हैं। जबकि साइंस क्या है, ये अलग कैसे है, क्योंकि ये नेचर और नेचुरल ऑर्डर, नेचुरल लॉज में बिलीव करता है। ठीक है, अब सुपर नेचर पे बिलीव करने का तरीका मैजिक और रिलीजन का बिल्कुल अलग है। मैजिक के अंदर में जो बिलीव करते थे, उनका मानना था कि हम मैजिक के द्वारा इस सुपर नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, वश में कर सकते हैं। क्या करोगे आप उसको वश में करके, अपनी इच्छा की पूर्ति करोगे। आपको जो भी चाहिए, किसी का बुरा करना है, किसी का अच्छा करना है, जो चाहे आप कर सकते हो उस मैजिक की मदद से, है ना। और यहां पर भी रेशनल था, तर्क था, भले वो तर्क सत्य नहीं था, है ना, लोगों को लगता था, पर उनका मानना तो था, बिलीफ तो था एक। इसीलिए कई बार फ्रेजर साहब ने एक टर्म यूज किया है, सूडो साइंस बोलते हैं मैजिक को, सूडो साइंस बोलते हैं, नकली साइंस है, बास्टर्ड सिस्टर ऑफ साइंस तक इन्होंने इस टर्म को वहां पर कई बार जो क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट है उन्होंने यूज किया हुआ कि भाई मैजिक की स्टेज पे इंसान के जो बिलीफ है, जो रेशनल है, जो तर्क है, बहुत ही रूडिमेंट्री है। उसको लग रहा है बारिश हो रही है और बारिश होने से पहले आवाज आ रही है बादल के गरजने की, बिकॉज साउंड की स्पीड फास्ट है ना। तो लाइटनिंग और थंडरबोल्ट की जो आवाज है वो आपको आती हुई देखने को मिल जाती है, पहले देखने को मिलती है। बिजली पहले कड़केगी, आवाज उसकी है, थंडरस्टॉर्म की जो आवाज है, थंडरबोल्ट की जो आवाज है, वो आपको आते हुए बाद में देखने को मिलेगी। बारिश फिर शुरू हो रही है। तो इंसान ने सोचा कि द रीजन बिहाइंड द रेन इज बेसिकली दैट लाउड नॉइज, थंडरबोल्ट जो है, बिजली का कड़कना, है ना, बादलों का गरजना। तो इंसान ने सोचा कि अगर हम इस सेम चीज को रेप्लिकेट कर पाए, ये आवाज हम प्रोड्यूस करवा पाए, तो हो सकता है हम बारिश को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये बिलीव करते थे एक लॉ में, एक प्रिंसिपल में, कि लाइक प्रोड्यूसेस लाइक, जैसा करोगे वैसा होएगा, है ना। एक गुड़िया ले लो और उसके ऊपर किसी के बालों को बांध दो, किसी के नेल्स को रख दो उसके बीच में, और उसके ऊपर अगर आप पिन को लगा रहे हो तो उससे क्या होगा, जिस इंसान के वो बाल हैं या जिस इंसान के वो नेल्स हैं, जिसके भी वो बॉडी पार्ट है, उसको वहां पर दर्द होगा। दो तरीके के लॉज को दिखाता है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, जिसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे। तो उसने क्या करने की कोशिश की कि बारिश करवानी है तो आवाज निकालनी है थंडरबोल्ट की। वो कैसे आप करोगे, एक ऊंचे से पर्वत के ऊपर जाइए, पर्वत श्रृंखला के ऊपर, किसी पहाड़ के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर, हायर ऑल्टीट्यूड पे जाइए, कुछ लोगों को लेकर के जाइए, अकेले तो होगा नहीं आप, और एक बड़े से पत्थर को, चट्टान को क्या कीजिए, धक्का लगा करके आप इस खाई के अंदर में गिरा दीजिए। अब ये जब खाई से गिरेगा तो इसकी जो आवाज है, रंबलिंग की जो वॉइस नॉइज आ रही है, वो बादल के गरजने के जैसी होगी, तो इससे बारिश होगी। इंसान ने एक दो बार करके देखा, दो चार बार करके देखा, उसमें से एक दो बार बारिश हो भी गई, तो उसका जो बिलीफ है और अफर्म हो गया कि हाँ सही में मैजिक है और हम सुपरनेचुरल पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी को मारो, उसके आंसू गिर रहे हैं, तो उस आंसू की तरफ बारिश भी गिरना शुरू हो जाएगी। तो इंसान सोचता था कि हम जैसा करेंगे वैसा एक्शन प्रोड्यूस होगा। तो एक दो बार तो ये चीज हुई, पर इंसान ने फिर मारने की कोशिश की, उसको फिर से बारिश चाहिए थी, चलो किसी को दो थप्पड़ लगाते हैं, रोएगा, बारिश होगी, और मारा, 3 बेल्ट मारी,
उसने देखा कि 4-5 बार मारता जा रहा है पर बारिश हो नहीं रही है। फिर उसको रियलाइज हुआ कि भाई ये जो हमारा बिलीव था वो गलत था, है ना, ये रॉन्ग नंबर है। पीके की भाषा में अगर आपको, ये रॉन्ग नंबर है। सो इंसान को लगा कि मेरा बिलीव गलत है और हम सुपर नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, सुपर नेचुरल ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें उसके प्रति क्या डिवोशन दिखाना होगा। सो इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग, नाउ ह्यूमंस सरेंडर टू दैट सुपर नेचुरल पावर। और फिर वो स्टेज आ जाती है किसकी? रिलीजन की। एज पर हुम दीज सोशल स्कॉलर्स, दीज क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट। तो स्टेज कौन सी आती है आपकी? रिलीजन की आती है। अब रिलीजन में भी कुछ बिलीव्स हैं, वहां पर भी आइडियाज हैं, पर कंट्रोल करने की जगह आप डिवोशन दिखा रहे हो, आप डिवोशन को दिखाने की कोशिश करो। और यहां पर भी तर्क है। फॉर एग्जांपल, हर कोई मानेगा कि मेरा रिलीजन बड़ा है। जो यूरोपियंस हैं या फिर जो एक पर्टिकुलर धर्म के लोग हैं, उनका मानना होगा, उनका कहना होगा कि भाई हमारा रिलीजन जो है वो डोमिनेंट है, सबसे बड़ा है ना। और कहते भी ऐसा, उन्होंने एक इवोल्यूशनरी पैराडाइम दिखाया है कि भैया शुरुआत में कोई रिलीजन नहीं था, नो रिलीजन की स्टेज थी। इसके बाद आपको आते हुए एक स्टेज देखने को मिली जिसको हम कह रहे हैं एनिमिज्म। एनिमिज्म की स्टेज पे आप क्या कर रहे हो? सोल के अंदर में बिलीव कर रहे हो। फिर एनिमैटिसिज्म आया, और भी कई प्रकार के जो फॉर्म्स हैं वो आते गए। देन नेचरिज्म आ रहा है ना। कई सारे और भी यहां पर फेटिशिज्म है, एनिमैटिसिज्म है, टोटमिज्म आपको आते हुए देखने को मिल रहा है, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म आते हुए देखने को मिल रहा है। पर सिर्फ हम फेमस वालों की बात कर रहे हैं। नेचरिज्म आया, फिर उसके बाद पॉलीथिज्म, और लास्टली मोनोथिज्म आया। तो कह रहे हैं कि भैया ये इवोल्यूशनरी सीक्वेंस है। जब सोसाइटी में हम सबसे बेसिक लेवल पर थे, सबसे पिछड़े लेवल पर थे, तो कोई रिलीजन नहीं था। इसको गलती से भी एथिज्म मत समझिएगा। एथिज्म एक बिलीफ है, यहां पर तो बिलीफ है ही नहीं, बिलीफ था ही नहीं, है ना। तो एनिमिज्म आया पहले, आत्मा में, सोल में बिलीव। इंसान देख रहा है कि एक इंसान जिंदा खड़ा है और अचानक से इसकी आत्मा चली गई, यानी मतलब कोई पावर थी वो चली गई और इसकी डेथ हो गई। सपने में लोग आ रहे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, वो सपने में क्यों आ रहे हैं? तो इंसान ने सोल के बारे में सोचना शुरू किया कि देयर इज समथिंग लाइक सोल, जिसकी वजह से इंसान जिंदा होता है। और फिर सोल को भी डिवाइड किया कि एक बॉडी सोल है, एक फ्री सोल है। बॉडी सोल जो लाइफ टाइम हमारे साथ रहती है, जब वो निकलती है तो इंसान गया। फ्री सोल जो है वो अलग अलग जगह पे जा सकती है। इसीलिए फ्री सोल जब अलग अलग जगह घूम के आती है, तो हम अपने सपनों में जो जगह देखते हैं ना, कई बार हम उस जगह पे गए भी नहीं है, पर हम वो जगह कैसे देखें? क्योंकि हमारी सोल उन जगह पे घूम के आई। हमारी बॉडी सोल तो हमारे अंदर थी, पर सपने में वो फ्री सोल घूम के गई। तो ऐसे रूडिमेंट्री प्रिमिटिव बिलीफ थे, ऐसा क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट का मानना है। एनिमिज्म से जब आप आगे उठते हो तो और भी कई फॉर्म्स हैं। टोटमिज्म है, फेटिसिज्म है ना, एनिमैटिसिज्म है, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म है। एक स्टेज यहां पर है जिसको नेचरिज्म कहते हैं, प्रकृतिवाद। ये आज भी आपको कई प्रकार के ट्राइबल्स में देखने को मिलता है। एनिमिज्म तो थोड़ा कम लेवल पर है, पर नेचरिज्म काफी ट्राइब्स के बीच में देखने को मिलता है। इवन सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया के रीजन में कई सारे ट्राइबल हैं जो कि शरणाइज्म के बारे में अभी बात कर रहे थे, और सरकार से उनकी रिक्वेस्ट थी कि ट्राइबल जो अफेयर्स मिनिस्टर है वो भी उनके पर्टिकुलर रीजन के थे, है ना। और जो हमारी महामहिम देश की राष्ट्रपति हैं वो भी एक ट्राइबल सोसाइटी को बिलोंग करती है। तो उनका मानना था कि हमारी रिक्वेस्ट को ध्यान में दिया जाएगा, हमारा जो शरणाइज्म का कोड है इसको क्या किया जाएगा, सेंसस के फॉर्म में लिखा जाएगा। आपको पता है 6 रिलीजन के नाम वहां पर लिखे होते हैं और उसके बाद अदर्स का कॉलम होता है, किसको छोड़ के आपका कोई भी रिलीजन आप अदर्स में टिक कर दो। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे रिलीजन को रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल रहा है, शरणाइज्म को? क्योंकि हमारा नंबर जो है, अगर आप देखते हो शरणाइज्म में जो बिलीव करने वाले लोग हैं वो तो कई माइनॉरिटी रिलीजन से भी ज्यादा है। जो बहुत सारे माइनॉरिटी रिलीजन देश में है उनसे ज्यादा हमारा नंबर है, पर उनका नंबर आप मेंशन कर रहे हो, हमारे को नहीं आप दे रहे हो इंपॉर्टेंस। तो रिक्वेस्ट थी, पर सेंटर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। वैसे तो अभी सेंसस ही नहीं हो रहा है, पहले सेंसस हो जाए बड़ी बात है। 2011 से अब तक, है ना, साल बीते जा रहे हैं, लग रहा है कि जल्दी 15 साल भी हो जाएंगे। सो ये नेचरिज्म की स्टेज आती है, यहां पर प्रकृतिवाद इसको कहते हो, नेचर के अंदर में बिलीफ है। देन पॉलीथिज्म यानी कि बहुईशवाद। कई बार हिंदुज्म को भी कहा जाता है कि हम लोग क्या है, पॉलीथिस्टिक रिलीजन है, बट दूसरे लोग इसको कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं, पॉलीथिज्म नहीं है हमारा, है ना। एक जो कोट है, एक जो वर्स है, उसको वहां पर कोट किया जाता है कि एकम सत विविधा बहुधा वदंती, ट्रूथ इज वन, बट द वाइस मैन जो है उसको अलग अलग तरीके से बोलता है। ऑल्दो इसका कॉन्टेक्स्ट अलग है, पर इसको इस डिबेट में लाया जाता है कि भैया हिंदुज्म के अंदर में भी बहुत सारे देवी देवताओं को माना जाता है, पर वो परमात्मा परम शक्ति एक ही है। उसके अलग अलग फॉर्म्स को हम वहां पर क्या करते, डिफेंड करने के लिए, है ना। तो मैंने क्या कहा कि यहां पर भी रेशनल दिया जाने की कोशिश है, रेशनल दिए जाने की कोशिश की जा रही है। भले वो सत्य हो ना सत्य हो, भले उसको प्रूफ कर पाए ना कर पाए, पर रेशनल दिया जाता है। और जो इवोल्यूशनिस्ट उन्होंने कहा कि सबसे जो आगे का रिलीजन है वो मोनोथिज्म है। मोस्ट ऑफ द एब्राहमिक रिलीजन, क्रिश्चियनिटी हो गया, है ना, इस्लाम आपको देखने को मिल रहा है कि वहां पर एक ईशवाद है, सिंगल डीटी सिंगल गॉड के अंदर में बिलीव है। तो इसको उन्होंने कहा कि ये मोस्ट सिविलाइज्ड फॉर्म है, ये सबसे सभ्य है। और आप देखोगे कि जितनी आविष्कार दुनिया भर में हुए हैं, जितनी अचीवमेंट है दुनिया भर की, वो हमने करके दी है, हमारे मजहब से आई है। पर वो किसी मजहब ने नहीं दिए। गलत क्या है यहां पर, रॉन्ग क्या है कहना कि वो किसी मजहब ने नहीं दिए, रिलीजन ने नहीं दिए,
वो बेसिकली अलग अलग देशों के अलग अलग कंट्रीब्यूटर, अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए, अलग अलग स्कॉलर्स ने दिए। तो हाँ, डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा कि एक पर्टिकुलर धर्म से जुड़े हुए लोग दुनिया भर की डेवलपमेंट, डिस्कवरीज, इन्वेंशंस के साथ जुड़े हुए, सारी चीज़ ऑलमोस्ट इनफैक्ट आप कह लो, पर दैट डज नॉट अट्रीब्यूटेड, कोई उनको अलग से रिलीजन की वजह से वो एनर्जी या पावर नहीं मिल रही, या वो अलग से स्किल्स या जीनियस नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से वो सारी की सारी इन्वेंशन किए, है ना। ऑल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट आप देख रहे हो, एरोप्लेन्स को आप देख रहे हो, बाकी सारी चीज़ों को देख रहे हो। तो ये तर्क वहाँ पर इसके काउंटर में दिया जाता है। दूसरे कहेंगे कि नहीं, हमारे यहाँ पे भी हमारा रिलीजन था, बहुत पहले था, हमारे यहाँ विमानास का कंसेप्ट था, हमारे यहाँ अगमास के अंदर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, हमारे यहाँ पर जो शिल्प सूत्रास है उनके अंदर में आपको कई सारे फॉर्मूलेज देखने को मिलेंगे। और तो यहाँ पर भी गलत बात है कि भाई ये सोसाइटी है, सोसाइटी और रिलीजन को, लोगों को और रिलीजन को आप मिक्स क्यों कर रहे हो, है ना। टेक्स्ट जो भी होते हैं उनको दो प्रकार से देखा जाता है, एक तो सेक्युलर टेक्स्ट होते हैं और एक सैक्रेड टेक्स्ट होते हैं। सैक्रेड यानी कि जो धर्म प्रवचन, धर्म उपदेशों के साथ जुड़े हो, पवित्र, जिनको ग्रंथ आप कई बार कहते हो। तो ये डिस्टिंक्शन है, दोनों जगह पर देखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जैसे वहां पर कहना गलत है कि कोई एक धर्म है मोनोथिज्म के अंदर में जिसने सारा का कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, ये गलत है। उसी तरीके से दूसरे रिलीजन्स का भी कई प्रकार के जो असर्शंस हैं वो वहां पर एक विपरीत दिशा में हमें ले जाने का काम कर रहा होता है। साइंस को आप देखोगे, जैसा कि अभी मैंने कहा कि साइंस नेचुरल लॉज और नेचुरल ऑर्डर की बात करता है, कोरिलेशन की बात करता है, टेस्ट करते हो आप, प्रामाणिकता होती है, यहाँ पर एविडेंसेस होते हैं, है ना। कोई चीज गलत हुई तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं उसको ना मानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेमार्क ने कहा, लेमार्क नाम के एक स्कॉलर हैं, आप इवोल्यूशन में डेफिनेटली उनको पढ़ते होगे, है ना। तो लेमार्क कहते हैं, एक थ्योरी दी कि इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड ट्रेट, द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स रिजल्ट टू द प्रोलिफरेशन ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गन, यानी कि जिस ऑर्गन का आप ज्यादा यूज करोगे वो ऑर्गन बड़ा हो जाएगा, काफी विकसित हो जाएगा। हाथ बहुत यूज करो तो आपके हाथ बहुत बड़े हो जाएंगे, है ना। तो एग्जांपल भी दिया कि जिराफ जो है वो पहले एक बकरी के, भेड़ के साइज का जानवर था, और पत्तियां कम हो गई, उसको पत्तियां मिल नहीं रही थी, तो उसने पेड़ों पे क्या किया, पत्तियों को खाने के लिए अपना सर जो है ऊपर किया, और वो जिसके नेक पे कंटिन्यूअस प्रेशर वो पड़ा रहा, उसने उसकी नेक को बड़ा कर दिया, वो जिराफ बन गया। इस चीज को टेस्ट किया गया, विस्मान से लेकर के और भी कई सारे थ्योरिस्ट थे, उन्होंने इसको साइंस के अंदर में टेस्ट किया, टेस्टिंग की। रैट की जो माइस जो है, रैट जो है, उसकी जो टेल है उसको काट काट के बहुत सारी जनरेशन तक काटा, पर हर जनरेशन में नई टेल वापस से आ रही है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट की जो थ्योरी है वो गलत है। अदरवाइज क्या होता है कि जो ब्लैक स्मिथ है या फिर बॉडी बिल्डर्स हैं, वो बॉडी बना रहे हैं, मसल्स बना रहे हैं, तो उनके बच्चे जो है ऑटोमेटिकली डेवलप मसल के साथ आपको पैदा होते हुए देखने को मिलते हैं, है ना। उनको जरूरत ही नहीं पड़ती एक्सरसाइज करने की, जिंदगी भर घर पे बैठे रहे फिर भी बॉडी बनी हुई है, क्योंकि पिछली जनरेशन ने बनाई थी। तो इस चीज को गलत प्रूफ करने की कोशिश की गई, और दो लेमार्किज्म के ऊपर वापस से रिवर्क हो रहा है, अभी भी उसको कुछ लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, कुछ वर्क्स आते हैं, न्यूज आते हैं, बट वो हमारे आज का डिस्कशन का पार्ट नहीं है। तो लेमार्किज्म जब गलत साबित हुआ तो हमने उसको छोड़ दिया, हम डार्विनिज्म पे आए। डार्विनिज्म की भी कमियां थी कि डार्विन बता रहा था कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कैसे होता है, पर अराइवल ऑफ फिटेस्ट कहां से हुआ वो नहीं बता पाए, वेरिएशन का सोर्स क्या है वो नहीं बता पाए, तो उनको भी क्रिटिसाइज किया गया, और कुछ नई थ्योरी, सिंथेटिक थ्योरीज, है ना, न्यूट्रल थ्योरीज आपको आते हुए देखने को मिली। सो दिस इज व्हाट कि साइंस के अंदर में एक एक्सेप्टेबिलिटी है, गलत हो सकता है, नेचुरल लॉज है, और ये जो साइंस का आइडिया है ये क्या है, ये सेक्युलर वर्ल्ड के बारे में बात करता है, सेक्युलर वर्ल्ड के बारे में बात करता है, जबकि रिलीजन जो है वो सैक्रेड वर्ल्ड के बारे में बात करता है। अब इन सब में कुछ समानताएं भी हैं, कुछ कॉमनैलिटीज भी हैं, कुछ कॉमन पॉइंट है। आप कहोगे क्या? फॉर एग्जाम्पल इन सब के लिए एक स्पेशल जगह चाहिए, इन सब चीजों को करने के लिए कुछ जगह चाहिए, मैजिक कंडक्ट करने के लिए भी जगह चाहिए, रिलीजन की प्रैक्टिस और रिचुअल के लिए भी कुछ जगह चाहिए, और साइंस की प्लेस के लिए, पर ये जगह अलग अलग है। यही इनकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज है। मैजिक के लिए यूजुअली आप देखते हो, मैजिक को सोसाइटी में गलत नजर से देखा जाता है कि मैजिक यूजुअली लोगों का हार्म करती है। ऑल्दो मेलिनोस्की नाम के एक स्कॉलर वो कहते हैं भैया मैजिक ब्लैक मैजिक भी होता है, व्हाइट मैजिक भी होता है, दो प्रकार के मैजिक होते हैं। एस.सी. दुबे एक इंडियन स्कॉलर है जिनकी आपने एक किताब को पढ़ा होगा, इंडियन सोसाइटी या इंडियन विलेज, कोई ना कोई एक आपने जरूर सुना होगा या पढ़ा होगा। वो 3 तरीके के मैजिक बताते हैं, डिस्ट्रक्टिव है, प्रोटेक्टिव है एंड प्रोडक्टिव है। बुरा कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, या फिर उत्पादकता आप बढ़ा सकते हो, ऐसे मैजिक होते हैं। पर फिर भी मैजिक को एक बुरी नजर से देखा जाता है कि अहित किया जाता है इससे, इसलिए मैजिक को छुप छुपा के लोग करते हैं सोसाइटी में, इसको सीक्रेट वे में किया जाता है, सीक्रेट सोसाइटीज के फॉर्म में इसको कंडक्ट किया जाता है। इसलिए इसके लिए जो जगह चाहिए वो कैसी है, पब्लिक नहीं है, नॉन पब्लिक है। यानी कि आपको शमशान घाट चाहिए होगा, आपको हो सकता है किसी प्रकार का ऐसी जगह चाहिए, कब्रिस्तान के अलावा ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे लोग हैं नहीं, खंडर है, पुरानी जगह है कोई, है उस जगह पर आप इस तरह के मैजिक एक्ट करोगे। जबकि रिलीजन जो है ये पब्लिक चीज़ है, इसको लोग ऐसा नहीं कि कोई बुरी नज़र से देखता है, तो रिलीजन पब्लिकली किया जाता है। कहाँ पर? मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में, है ना। सिमिलरली साइंस भी पब्लिकली किया जाता है, पर इसके लिए भी जगह चाहिए होती है। वो जगह क्या है? लैबोरेटरीज होती है जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है ना, इन सब की जगह। और यहाँ हर जगह पर एक एक्सपर्ट की भी जरूरत है। कॉमन पॉइंट क्या है, सिमिलरिटी क्या है कि हर जगह एक्सपर्ट चाहिए, पर डिफरेंस भी है कि यहाँ पर जो एक्सपर्ट होगा वो कौन होगा? मैजिशियन,
सॉर्सरर, विचेस, विजर्ड्स, ये सारे लोग होंगे। वॉरलॉक्स, जबकि रिलीजन के अंदर में कौन है? प्रीस्ट है, मौलवी है, काजी हो सकते हैं, है ना, पुरोहित हो सकते हैं, ये सारे लोग हैं। साइंस है, यहां पर भी एक्सपर्ट चाहिए, अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अब साइंस और रिलीजन में एक और डिस्टिंक्शन है। क्या डिस्टिंक्शन? कि साइंस जो है ना वो जैसे सिटीजनशिप, ओपन सिटीजनशिप होती है, तो इसकी सिटीजनशिप ओपन है, इसलिए इसको ओपन सिस्टम कहा जाता है। आपका कोई भी कस्टम हो, कोई भी बिलीफ हो, कोई भी आइडिया हो, आप साइंस के अंदर में आ सकते हो, साइंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने आइडियाज बदलने की जरूरत नहीं, कस्टम्स बिलीफ बदलने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जांपल, इसरो के अंदर में अलग अलग धर्म मजहब के लोग होते होंगे, और हो सकता है कोई किसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक तरीके का रिचुअल कर रहा हो, कोई नारियल हो सकता है फोड़ रहा हो, कोई माथा टेक रहा हो, कोई हो सकता है जीसस की प्रेयर कर रहा हो वहां पर, है ना, गॉड की प्रेयर कर रहा हो वहां पर। तो अलग अलग लोग होंगे, पर वो साइंस के अंदर सब अलाउड है कि भैया आपको काम करना है तो आप काम करो। पर रिलीजन के अंदर आप एक रिलीजन, वो सिस्टम जो है वो क्लोज है, यानी कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर में जाना है तो आपको उसकी प्रैक्टिस, उसके बिलीफ, उसके आइडल्स को अपनाना होगा और पुराने वाले को छोड़ के जाना होगा। दोनों को साथ में लेकर के आप वहां पर खिचड़ी बनाने नहीं जा सकते हो। सो ये भी एक डिस्टिंक्शन हमें रिलीजन के अंदर में देखने को मिलता है। सो साइंस बेसिकली टेल्स अस अबाउट द नेचुरल ऑर्डर, वेयर एज रिलीजन टेल्स अस अबाउट द सुपर नेचुरल ऑर्डर। तो एक डाइकॉटमी है सेक्रेड की और सेक्युलर की, सेक्रेड की और सेक्युलर ऑर्डर की डाइकॉटमी है। इवोल्यूशनिस्ट क्या कहते हैं कि साइंस जो है, साइंस से इवॉल्व होकर के आया हुआ है। अब दोनों के बीच में एक और चीज कॉमन है कि दोनों यूनिवर्सल कंसेप्ट है। साइंस भी ऑलमोस्ट यूनिवर्सली हर जगह देखा जाता है, हर सोसाइटीज में, और रिलीजन भी ऑलमोस्ट किसी न किसी प्रकार में, चाहे वो एनिमिज्म के फॉर्म में हो चाहे किसी फॉर्म में हो, हर जगह पर मौजूद है। स्कॉलर्स कहते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, कि इसका जो फंक्शन है वो क्या है? बाइंडिंग है। एक स्कूल ऑफ थॉट है एंथ्रोपोलॉजी में, जिसको हम कहते हैं फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट। तो फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि रिलीजन का काम क्या है? लोगों को जोड़ना, समाज को जोड़ना, सोसाइटी को जोड़ना, एडहेसिव की तरह काम करता है। दैट इज वाई इट इज एडेप्टिव इन नेचर, लोगों को एडेप्ट करने में मदद करता है ना, आपस में लड़े ना, एक साथ हम लोग रहें। पर इस एडेप्टिव के साथ साथ ये मैल एडेप्टिव भी है, मैल एडेप्टिव भी है। साइंस भी मैल एडेप्टिव है। कैसे? रिलीजन के अंदर पे आप देख लो, लोग आपस में त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ दे रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये लोगों के बीच में एकता ला रहा है। पर रिलीजन के नाम पे भी वॉर भी होती है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, दंगे फसाद भी होते हैं, राइट्स होते हैं, है ना, हर तरीके के। तो ये मैल एडेप्टिव साइड ऑफ द रिलीजन है। साइंस के अंदर में भी एक्सपेरिमेंट है, जिसकी वजह से ह्यूमन वेलफेयर किया जा रहा है, ताकि आप अच्छे से रह सको, आप एफिशिएंट वे में लाइफ को जी सको। पर उसकी वजह से क्या है? मैल एडेप्टेशन भी हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और उसका पूरा का पूरा आप सोचोगे उससे क्या, हमें क्या नुकसान हुआ? नेचर को, नेचर को होगा तो आपको भी तो नुकसान होगा। सिर्फ नेचर अकेले तो भुगतेगा नहीं, आपको भी भुगतना पड़ेगा। ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर तो आप देख रहे हो, अभी जून में आपने देखा ही क्या हाल हुआ, बारिश हो रही है, पूरी जगह भर जा रही है ना। आप देख रहे हो क्लाइमेट फ्लक्चुएशन किस प्रकार के। अपार्ट फ्रॉम दैट, साइंस न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने में काम करता है, और वो सेम न्यूक्लियर वेपन्स जो है, वो न्यूक्लियर एनर्जी जो है, उसको कंस्ट्रक्टिव वे में भी यूज करता है, डिस्ट्रक्टिव वे में भी। तो वही है कि एक चाकू है जिससे आप ब्रेड पे बटर भी लगा सकते हो और किसी के गले पर भी लगा सकते हो। यूज करने वाले के ऊपर है कि उसकी नीयत कैसी है। दैट इज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर। तो यहां पे तो हमने काफी सिंपल टर्म्स में, लेमन टर्म्स में बात की है, एक जनरल पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश की कि रिलीजन और साइंस आपस में कितने एक जैसे हैं, कितने अलग हैं, इसको समझने की कोशिश की है। अगर आपको इस तरीके के कंसेप्ट्स में इंटरेस्ट है और यूपीएससी के एक एस्पिरेंट हो, तो यही इंटरेस्टिंग चीज़ों को पढ़ करके, जो कई बार आपकी जीएस में भी हेल्प करता है, बिकॉज जीएस में 33% जो पेपर होता है, 80 नंबर का पेपर 250 में से, है ना, वो एंथ्रो से होता है। और जीएस 1 में कितने सारे सब्जेक्ट हैं? 3 सब्जेक्ट हैं, और 3 सब्जेक्ट अपने आप में इतने सारे पार्ट्स में बटे हुए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल है, मॉडर्न है, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है, सोसाइटी है, ज्योग्राफी भी, ह्यूमन फिजिकल, पता है, मतलब कितनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, और 250 नंबर के लिए पढ़ रहे हो। एंथ्रो अकेले पढ़ी, वहाँ पर निकाल लिया आपने 80 नंबर का पेपर। GS2 GS3 के अंदर में भी मिनिमम 1-2 और मैक्सिमम 4 से क्वेश्चन तक भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो यूजुअली एंथ्रो को पढ़ के आप जीएस के अंदर में भी अपने मार्क्स को क्या करते हो? एलिवेट करते हो। 150 नंबर, 120 नंबर, यूजुअली 90 से 120 नंबर की रेंज में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर के ट्राइबल मूवमेंट, मॉडर्न से लेकर बहुत सारे पार्ट यहाँ पर, सोसाइटी की कई सारी चीज़ें, ये सब आपकी ओवरलैप कर जाती हैं, तो आपको हेल्प करती है। इवन प्रीलिम्स में भी करती है। हमने बताया था कि कट ऑफ जितना भी आएगा, रिजल्ट आ चुका है, और कट ऑफ जितना भी आएगा उसका 10% से ज़्यादा क्वेश्चंस एंथ्रो से आए थे। लगभग 5 क्वेश्चन मेरे ख्याल से एंथ्रोपोलॉजी से आए हुए थे। तो एक ऑप्शन को पढ़ के आप इतने सारे लेवल्स पे आपको फायदा मिल रहा है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो